नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं रामदेव कुशवाहा इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट भारत की भूगोल में सामान्य परिचय को अपन ने कल देखा था। आज अपन भारत के कुछ जो नाम हैं उनके उपनाम क्या हैं और भारत की जो तट रेखा है उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद कुछ जनगणना पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल कुछ लोगों ने ये कहा था कि सर थोड़ा वीडियो लॉन्ग बने, बड़ा बने। धीरे धीरे करेंगे जी। मुझे इसका पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है और कितना आप देख सकते हैं। धीरे धीरे हम वो भी करेंगे। खिलाने का तरीका हमें पता है किस तरीके से खिलाया जाएगा, तो हम ज़रूर खिलाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा स्वादानुसार पढ़ाएं, स्वाद भी लें, आनंद भी लें और पढ़ाई भी करें। तो हम धीरे धीरे वीडियो बड़ा करने का निश्चय करेंगे जी। बिल्कुल आपका सुझाव सही है। तो चलते हैं, अपन शुरू करते हैं इसको, ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट। आज कुछ भारतीय उपनामों की अपन को चर्चा करनी थी। भारतीय उपनामों में इनको याद करना है। जैसे यदि पूछा जाए कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आंसर है मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार क्या है? मुंबई। पूछा जाए भारत का हॉलीवुड, बॉलीवुड किसे कहते हैं, तो हॉलीवुड, बॉलीवुड ये भी क्या है? मुंबई। 7 टापुओं का नगर भी कहलाता है कौन? मुंबई। ये सारे तीनों उपनाम याद रखना। ये क्वेश्चन जनरली सामान्य पेपरों में, पुलिस में या जो लो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो याद रखना है इसमें और बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये भी भारत की ही चर्चा है। भारतीय कुछ जो नाम हैं उनके उपनाम, उपनाम तो जानते हैं ना, उपनाम प्यार से लिए जाने वाले नाम, पप्पू, डब्बू, बबलू, चिंकू, रिंकू, प्यार से जो नाम लेते हैं ये आपके भी उपनाम होते हैं। उसी तरीके से भारतीय स्थानों के भी कुछ उपनाम हैं। झीलों का नगर, झीलों का नगर किसे कहते हैं? झीलों का नगर कहलाता है जम्मू कश्मीर। कौन है झीलों का नगर? जम्मू कश्मीर। बंगाल का सूख, दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर नदी के कारण बंगाल में क्या आती है? बाढ़, इसलिए बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी। बिहार का शोक, कोसी नदी, कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है, तो बिहार का शोक कोसी नदी। उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक कहलाती है महानदी। स्वर्ण मंदिर का शहर, अमृतसर पंजाब में है। महलों का शहर, कोलकाता। नवाबों का शहर, लखनऊ। ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश का लखनऊ शिवनी को कहते हैं। नवाबों का शहर कहलाता है कौन? लखनऊ। 5 नदियों की भूमि, 5 बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं पंजाब में, तो 5 नदियों की भूमि क्या है? पंजाब। गुलाबी शहर, पिंक सिटी, ये कहलाता है जयपुर, राजस्थान। धान का कटोरा, अच्छी किस्म की धान होती है छत्तीसगढ़। कुछ लोग यहाँ पर ये कंफ्यूजन में हैं कि सबसे धान होती है, सबसे धान नहीं होती है। सबसे धान का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, लेकिन अच्छे किस्म की धान होती छत्तीसगढ़ में, इसलिए धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। मंदिरों एवं घाटों का शहर, बनारस, मोदी का इलाका। फूलों की डलिया, हिमाचल प्रदेश। इस्पात नगरी, जमशेदपुर। पहली फैक्ट्री लगाई गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है। तो इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर को। दक्षिण की गंगा, कावेरी। इन दोनों में ध्यान रखेंगे, दक्षिण की गंगा कावेरी और दक्षिण की बूढ़ी गंगा कहलाती है गोदावरी। गंगा, कावेरी, बूढ़ी गंगा, गोदावरी। क्योंकि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा को 2 नामों से फेमस है, एक पवित्रता के आधार पर और एक लंबाई के आधार पे। तो कावेरी नदी जो दक्षिण की पवित्र नदी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। और दक्षिण की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, इसलिए इसे दक्षिण की बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत का दिल,
ध्यान रखेंगे, भारत का दिल दिल्ली, और यदि दिल को इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, तो यदि भारत का हार्ट ऑफ इंडिया कहाँ है तो एमपी है, दिल का है तो कौन है, दिल्ली। पर्वतों की रानी मसूरी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, ये कानपुर है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, जिसका नाम है, पहले इसको इलाहाबाद भी बोलते थे, इसे ईश्वर का निवास स्थान भी कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल, सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन करता है कौन, केरल, इसलिए इसे मसालों का बगीचा कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध मसाले मिलते हैं केरल में। भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, यमुना। सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, यमुना। चलिए नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे अब भारत के तटीय क्षेत्र एवं द्वीपों की। तट जानते हैं आप, तट कहलाता है समुद्र से लगा हुआ भारत का क्षेत्र, उसे कहते हैं तटीय क्षेत्र। और द्वीप क्या है, द्वीप कहलाता है ऐसा स्थलीय क्षेत्र जिसके चारों तरफ जो समुद्र से घिरा, और ऐसा स्थलीय क्षेत्र कहलाता है द्वीप या आइलैंड। तो भारत में तटीय क्षेत्र एवं द्वीपों की अपन चर्चा करेंगे। जो तटीय क्षेत्र हैं, तट है, कल अपन ने देखा था कि भारत की तटीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आंसर था 9, जिसमें से 5 राज्य लगते थे अरब सागर से। ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में यदि आप ध्यान से देखें तो इस मैप में ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो अरब सागर है, भारत का जो पश्चिमी सीमा है वो किससे लगती है, अरब सागर से। और भारत की जो पूर्वी सीमा है ये किससे लगती है, बंगाल की खाड़ी से। तो ये यहाँ के 4 राज्य कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसके नीचे देखें तो आंध्र प्रदेश, और इसके नीचे देखा जाए तो कौन सा राज्य था, तमिलनाडु। ये लगते थे किससे, बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर से देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इन तटीय क्षेत्रों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, तो इन्हीं की चर्चा करनी है। जो दमन द्वीप है, दमन है ये, जो कि अभी भारत का दमन द्वीप नाम अब इसका हो गया है। दमन द्वीप से लेकर के, ये लाइन आप देखें डार्क लाइन में बना रहा हूं, दमन द्वीप से लेकर के और ये गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है, दमन द्वीप से लेकर के और गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है, इसे कहते हैं कोंकण तट। क्या नाम है इसका, कोंकण तट। इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कहां से कहां तक, दमन द्वीप से गोवा तक का तटीय क्षेत्र। फिर उसके नीचे आए, देखें नेक्स्ट, गोवा से मैंगलोर, ये गोवा से आप चले जाइए और ये कर्नाटक में है, गोवा से, और नीचे मैंगलोर, पूरा कर्नाटक का तट मान लीजिए आप। तो जो पूरा कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है इसे कहते हैं कन्नड़ तट। क्या कहते हैं इसे, कन्नड़ तट। गोवा से मैंगलोर, या ये सीधे याद रख लो कि कर्नाटक का तटीय क्षेत्र कहलाता है कन्नड़ तट। उसके नीचे कौन सा राज्य था, तो इसके नीचे जो राज्य था वो था केरल। ये वाला इलाका जो ये तट में दिख रहा है, ये तट का, केरल का जो तटीय क्षेत्र है इसे कहते हैं मालाबार तट। तो केरल का तटीय क्षेत्र कहलाता है मालाबार तट। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये मालाबार तट, कई बार एग्जाम में कई बार रिवीजन आया इसका, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि मालाबार तट किसे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे केरल का तटीय क्षेत्र। कोरोमंडल तट, नीचे वाले दोनों राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो ये तटीय क्षेत्र है इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। अब ऊपर कौन सा राज्य है, तो ये ऊपर राज्य है उड़ीसा। कौन सा राज्य है ये, उड़ीसा। जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो ये सीमा लगती है इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। तो ये 4 नाम याद रखना है, कई बार आती हैं, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। अब यदि हम ये पूछें कि पश्चिमी तट कौन से हैं तो क्या बता सकते हैं, पश्चिमी जो पश्चिम में लगते हैं, पश्चिम में कौन कौन से हैं, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। और पूर्वी तट कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे ये जो कोरोमंडल और उत्तरी सरकार तट हैं ये आपके पूर्वी तट है, और जो ये 3 हैं कोरोमंडल तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, ये कौन से कहलाएंगे, पश्चिमी तट। नेक्स्ट अब अपन चर्चा करते हैं भारत की
जनगणना, सेंसस इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये भारत की जनगणना। जन प्लस गणना, क्या आपको ये दो शब्द दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? एक नाम दिख रहा होगा जन और दूसरा नाम लिखा हुआ है गणना। जन का मतलब होता है लोग और गणना का मतलब होता है काउंटिंग, लोगों की गिनती। भारत एक बहुत बड़ा देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हमें यहाँ पर लोगों की भी गिनती करनी होती है, क्योंकि जनगणना होती क्यों है, कई लोगों को क्वेश्चन होते हैं। तो भाई हमें कोई योजना बनाना हो, अपने घर की योजना बनानी है, प्लान बनाना है, कितना खर्च होगा, कितना खाना पीना होगा, कितने लोग घर में रहते हैं, सबको सामान चीज़ें, तो आप घर की योजना बनाते हैं कि नहीं? तो घर की योजना कब बनाई जाएगी? घर में कितने मेंबर हैं, कितने लोगों को क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो वैसे जब देश की योजनाएं बनती हैं तो उसके लिए भी देश का कैलकुलेशन किया जाता है, लोगों की आंकड़ी की जाती है, उसे कहते हैं जनगणना। यदि पूछा जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो भारत की प्रथम जनगणना, फर्स्ट सेंसस जो हुआ था, पहली जनगणना हुई थी 1872 में, और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। ये मेमो लिख दिया है, वो गलती से लिखा है लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो। ये पहली जनगणना थी। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम जनगणना 1872 में हुई और भारत की नियमित जनगणना कब हुई, तो नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? ये दोनों नाम याद रखना है। पहली जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो, और भारत की नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, उस समय थे कौन? लॉर्ड रिपन। अब इन दोनों में अंतर क्या है? प्रथम जनगणना नियमित जनगणना में क्या डिफरेंट है, जिसको देखें। देखिए पहली जनगणना जब हुई थी तो ये निश्चित नहीं हुआ था कि अगली जनगणना कब होगी, उसे कहते हैं पहली। लेकिन जब 1881 में जनगणना हुई, उसके बाद ये निश्चित कर दिया गया था कि अब भारत की हर 10 वर्ष बाद क्या होगी? जनगणना। भाई अब कोई अगले काम का निश्चित हो, आज क्लास है, कल भी होगी, परसों भी होगी, तो आप क्या कहेंगे? क्लास नियमित है। आज क्लास हुई, कल नहीं होगी, तो क्या कहेंगे? अनियमित। तो प्रथम जनगणना जरूर हुई थी 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में, और इसी दिन से ये निश्चित कर दिया गया था कि अब हर 10 वर्ष बाद भारत की क्या होगी? जनगणना। आज भारत में लगभग विश्व का 17.5% जनसंख्या क्या कर दी है? निवास करती है। आज भारत में देखा जाए तो विश्व में नंबर 1 देश कौन सा है? चीन। और दूसरे नंबर पे आता है कौन? भारत। चीन के बाद भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है। और एक बात और है कि 31 मार्च 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121019324, मतलब 1,21 करोड़ पॉपुलेशन है, और इस जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, सेकंड पोजीशन पर है। यदि देखा जाए तो कहा जाता है 1911 से लेकर 1921 हर 10 साल में भारत की क्या होती है? जनगणना होती है। इसलिए इसे कहते हैं 10 की 10 साल में होती है। और 10 साल में कितनी वृद्धि हुई उसे कहते हैं जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर। तो जो 1911 से 1921 में जो हमारी हुई थी, उसमें कहा जाता है कि भारत की जनगणना में वृद्धि नहीं हुई बल्कि कमी हुई थी। और ये कमी कितनी हुई थी? तो -0.03%। यानी इतिहास में पहली बार ऐसा 1921 में हुआ था कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं बल्कि कमी। हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि 10 साल हो जाए और जनसंख्या में वृद्धि ना हो, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था 21 में। इसलिए वर्ष 1921 को कहते हैं जनसंख्या के इतिहास का महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। याद रखना है कौन सा है? 1921 को कहते हैं भारतीय जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष। ये डेट याद रखना है। इसका कारण कई सारे हैं, महामारी, प्राकृतिक आपदा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
अभी जो आंकड़े आए थे 2011 मई 2000 को, उसमें भारत की जनसंख्या 1 अरब से क्या हो गई थी, अधिक। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो 1 अरब भारत की जनसंख्या भी हुई थी, वो 1 अरब में बच्चे का नाम क्या था, तो उस 1 अरब में बच्चे का नाम था आस्था। उत्तर प्रदेश की एक लड़की थी जिसे 1 अरब में बच्चे के रूप में नाम लिया गया। 2011 में जो जनगणना हुई, ये भारत की 15वीं जनगणना थी। अभी जो 16वीं जब इससे स्टार्ट हो चुकी है, कौन सी, 16वीं जनगणना। 2011 में भारत की कौन सी जनगणना थी, 15वीं। याद रखेंगे 2011 में भारत की कौन सी जनगणना हुई थी, 15वीं, ठीक है। और 2011 की जनगणना में कई अप्रत्याशित आंकड़े एकत्रित किए गए थे। पहली बार लोगों के फिंगरप्रिंट एकत्रित किए गए थे और ये सारी चीजें हुई थी 80 वर्ष बाद। इसके पहले 1931 में जाति आधारित आंकड़े लिए गए थे। अब 80 वर्ष बाद 2011 में पुनः जाति आधारित क्या लिए गए थे, आंकड़े। 2011 में ये 13वीं जाति आधारित जनगणना की गई थी। भारत ने टारगेट फिक्स किया था 2001 में, जब 2001 की जनसंख्या हुई थी, कि हम 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर कर लेंगे। लेकिन जो अभी नीति 2001 में बनी थी, जनसंख्या नीति 2001, इसमें इस पर संशोधन कर दिया गया है और कहा गया है हम 2045 तक नहीं बल्कि 2070 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आएगा कि भारत की जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो 2070। नेक्स्ट, इसमें और आगे चर्चा करते हैं अपन। यदि पूछा जाए कि ये पूरी मैंने टेबल बना दी है, आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगी, हमें पूरी याद कर रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है इससे क्वेश्चन। यदि पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या 12101। इसमें हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो क्वेश्चन आता है राज्य से संबंधित और दूसरा क्वेश्चन आता है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, ठीक है। तो इन दोनों की हमें चर्चा यहाँ पे करनी है। दोनों याद रखने आंकड़े, और ये टेबल याद करनी ही है चाहे जैसे हो। भारत की जनगणना है 12101। ये टोटल जनसंख्या है। विश्व की कितनी है, 17.5। कौन सा स्थान है, दूसरा। अब इसमें आएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। फिर पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है कौन सा, लक्षद्वीप। में याद रखना अपन कि बहुत ज्यादा गलती करते हैं। मैंने नीचे, चूंकि इसका संबंध पॉपुलेशन से है नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि कुछ लोग एरिया में 32, 87, 220 हमारा क्या है, एरिया है, वो कितना है विश्व का, 2.4%। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, गोवा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। ये अपडेटेड है, ध्यान रखेंगे। पहले यहाँ पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार हुआ करता था, लेकिन अब सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर, इसलिए हमने यहाँ पे उसको अपडेटेड लिखा है। लिंगानुपात देखा जाए, लिंगानुपात क्या कहलाता है, प्रति 1000 पुरुषों में कुल महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुष, हमने भारत में कबर देखा, घूमा, और हमें 1000 लोग मिले पुरुष, उसमें से महिलाएं केवल कितनी मिली, 940। इसे कहेंगे, यानी 940 महिलाएं हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, केरल। कितना है यहाँ पर, 1000 में 1084। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो हरियाणा। मात्र कितने हैं, 1000 पुरुषों में 877। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, पांडिचेरी, 1038। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दमन एंड दीप, 618। अब चूंकि ये दमन द्वीप और दादर नगर हवेली मिल गया है, लेकिन इसकी चर्चा हम कब करेंगे, 2021 के आंकड़े में। ये आएंगे 2021 में, और 2021 में ये सारे आंकड़े फिर से रिपीट चेंज हो जाएंगे, तो उसकी जनगणना अगले वर्ष में होगी।
जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कुल कितने लोग रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, और ये कितनी है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला इलाका, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार, कितना है? 1102। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र कितने लोग रहते हैं? 17 लोग। और सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका कौन सा है? दिल्ली। यहाँ पर 11,294 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ये गलत आंकड़ा लिखा है यहाँ, 11,294 व्यक्ति रहते हैं दिल्ली में प्रति वर्ग। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। वहां पर मात्र अंडमान एंड निकोबार 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता क्या होती है? पढ़े लिखे लोग, ठीक है, जो पढ़ना और लिखना जानता है। यदि पूछा जाए कि भारत की टोटल साक्षरता कितनी है तो 74.04%। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन है? त्रिपुरा, कितना है? लगभग 94.65%। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? तो बिहार, मात्र 63 या 64% है बिहार। सबसे ज्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश तो कौन है? लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। और सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दमन एंड दीव। आज के लिए इतना ही काफी है। इसके आगे कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।